उज्ज्वला 2 योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जा रही है। वहीं पर प्रधानमंत्री का संबोधन इस वक्त चल रहा है। सीधे आपको लेकर चलते हैं। मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी हरदीप सिंह पुरी जी, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, मंत्रिमंडल के मेरे एक और साथी रामेश्वर तेली जी, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, राज्य सरकार के अन्य सभी मंत्रीगण, सभी संसद के मेरे साथी, सभी आदरणीय विधायकगण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उज्ज्वला योजना ने देश के जितने लोगों, जितनी महिलाओं का जीवन रोशन किया है वो अभूतपूर्व है। ये योजना 2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया से आजादी की लड़ाई के अग्रदूत मंगल पांडे जी की धरती से शुरू हुई थी। आज उज्ज्वला का दूसरे संस्करण भी यूपी के ही महोबा की वीर भूमि से शुरू हो रहा है। महोबा हो, बुंदेलखंड हो, ये तो देश की आजादी की एक प्रकार से ऊर्जा स्थली रही है। यहां के कण कण में रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, महाराजा छत्रसाल, वीर अघा और उदल जैसे अनेक वीर वीरांगनाओं की शौर्य गाथाओं की सुगंध है। आज जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है तो ये आयोजन इन महान व्यक्तित्वों को स्मरण करने का भी अवसर लेकर आया है। साथियों, आज मैं बुंदेलखंड की एक और महान संतान को याद कर रहा हूं। मेजर ध्यानचंद, हमारे दद्दा ध्यानचंद। देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार का नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि ओलंपिक में हमारे युवा साथियों के अभूतपूर्व प्रदर्शन के बीच खेल रत्न के साथ जुड़ा दद्दा का ये नाम लाखों करोड़ों युवाओं को प्रेरित करेगा। इस बार हमने देखा है कि हमारे खिलाड़ियों ने मेडल तो जीते ही, अनेक खेलों में दमदार प्रदर्शन करके भविष्य का संकेत भी दे दिया है। भाइयों और बहनों, हम आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे में बीते 7.5 दशकों की प्रगति को हम देखते हैं तो हमें जरूर लगता है कि कुछ स्थितियां, कुछ हालात ऐसे हैं जिनको कई दशक पहले बदला जा सकता था। घर, बिजली, पानी, शौचालय, गैस, सड़क, अस्पताल, स्कूल, ऐसी अनेक मूल आवश्यकताएं हैं जिनकी पूर्ति के लिए दशकों का इंतजार देशवासियों को करना पड़ा। ये दुखद है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान किसी ने उठाया है तो हमारी माताओं बहनों ने उठाया है। खास करके गरीब माताओं बहनों को मुसीबत झेलनी पड़ी है। झोपड़ी में टपकते पानी से सबसे ज्यादा अगर परेशानी किसी को है तो मां को है। बिजली के अभाव में सबसे ज्यादा अगर परेशानी है तो मां को है। पानी की गंदगी से परिवार बीमार तो भी सबसे ज्यादा परेशानी मां को। शौचालय के अभाव में अंधेरा होने का इंतजार, परेशानी
हमारी माताओं बहनों को, स्कूल में अलग टॉयलेट नहीं तो समस्या हमारी बेटियों को, हमारे जैसी अनेक पीढ़ियां तो मां को धुएं में आंखें मलते, भीषण गर्मी में भी आग में तपते, ऐसे ही दृश्य को देखते हुए ही बड़ी हुई है। साथियों, ऐसी स्थितियों के साथ क्या हम आजादी के 100वें वर्ष की तरफ बढ़ सकते हैं? क्या हमारी ऊर्जा सिर्फ मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में लगी रहेगी? जब बेसिक सुविधाओं के लिए ही कोई परिवार, कोई समाज संघर्ष करता रहेगा तो वो अपने बड़े सपनों को पूरा कैसे कर सकता है? सपने पूरे हो सकते हैं जब तक ये विश्वास समाज को नहीं मिलेगा, तब तक उनको पूरा करने का आत्मविश्वास वो कैसे जुटा पाएगा? और बिना आत्मविश्वास से कोई देश आत्मनिर्भर कैसे बन सकता है? भाइयों और बहनों, 2014 में जब देश ने हमें सेवा का अवसर दिया तो ऐसे ही सवालों को हमने खुद से पूछा। तब एकदम स्पष्ट था इन सारी समस्याओं का समाधान हमें एक तय समय के भीतर ही खोजना होगा। हमारी बेटियां घर और रसोई से बाहर निकलकर राष्ट्र निर्माण में व्यापक योगदान तभी दे पाएगी जब पहले घर और रसोई से जुड़ी समस्याएं हल होगी। इसलिए बीते 6-7 सालों में ऐसे हर समाधान के लिए मिशन मोड पर काम किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में करोड़ों शौचालय बनाए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 करोड़ से अधिक गरीबों के पक्के घर बने। इन घरों में अधिकतर का मालिकाना हक बहनों के नाम पर है। हमने हजारों किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनवाई तो सौभाग्य योजना के जरिए लगभग 3 करोड़ परिवारों को बिजली कनेक्शन दिया। आयुष्मान भारत योजना 50 करोड़ से अधिक लोगों को 5 लाख रुपया तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दे रही है। मातृ वंदना योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान टीकाकरण और पोषक आहार के लिए हजारों रुपये सीधे बैंक खाते में जमा किए जा रहे हैं। जन धन योजना के तहत हमने करोड़ों बहनों के बैंक खाते खुलवाए, जिनमें कोरोना काल में लगभग 30,000 करोड़ रुपए सरकार ने जमा करवाए हैं। अब हम जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्रामीण परिवारों की हमारी बहनों को पाइप से शुद्ध जल, नल से जल पहुंचाने का काम जारी है। साथियों, बहनों के स्वास्थ्य, सुविधा और सशक्तिकरण के इस संकल्प को उज्ज्वला योजना ने बहुत बड़ा बल दिया है। योजना के पहले चरण में 8 करोड़ गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी परिवारों की बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया। इसका कितना लाभ हुआ है, ये हमने कोरोना काल में देखा है। जब बाहर आना जाना बंद था, काम धंधे बंद थे, तब करोड़ गरीब परिवारों को कई महीनों तक मुफ्त गैस सिलेंडर दिए गए।
कल्पना कीजिए, उज्ज्वला नहीं होती तो संकट काल में हमारी इन गरीब बहनों की स्थिति क्या होती। साथियों, उज्ज्वला योजना का एक और असर ये भी हुआ कि पूरे देश में एलपीजी गैस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का कई गुना विस्तार हुआ है। बीते 6-7 साल में देश भर में 11,000 से अधिक नए एलपीजी वितरण केंद्र खोले गए हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 2014 में 2,000 से भी कम वितरण केंद्र थे। आज यूपी में इनकी संख्या 4,000 से ज्यादा हो चुकी है। इससे एक तो हजारों युवाओं को नए रोजगार मिले और दूसरा, जो परिवार पहले बेहतर सुविधा के अभाव में गैस कनेक्शन से वंचित थे, वो भी जुड़ गए। ऐसे ही प्रयासों से आज भारत में गैस कवरेज 100% होने के बहुत निकट है। 2014 तक देश में जितने गैस कनेक्शन थे, उससे अधिक बीते 7 साल में दिए गए हैं। सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी को लेकर पहले जो परेशानी आती थी, उसे भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, उज्ज्वला योजना से जो ये सुविधाएं बढ़ी हैं, उसमें आज एक और सहूलियत जोड़ी जा रही है। बुंदेलखंड सहित पूरे यूपी और दूसरे राज्यों के हमारे अनेक साथी काम करने के लिए गांव से शहर जाते हैं, दूसरे राज्य जाते हैं, लेकिन वहां उनके सामने एड्रेस के प्रमाण की समस्या आती है। ऐसे ही लाखों परिवारों को उज्ज्वला दूसरे चरण योजना सबसे अधिक राहत देने वाली है। अब मेरे श्रमिक साथियों को एड्रेस के प्रमाण के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। सरकार को आपकी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। आपको अपने पते का सिर्फ एक सेल्फ डिक्लेरेशन यानी खुद लिखकर देना है और आपको गैस कनेक्शन मिल जाएगा। साथियों, सरकार का प्रयास अब इस दिशा में भी है कि आपकी रसोई में पानी की तरह गैस भी पाइप से आए। ये पीएनजी सिलेंडर के मुकाबले बहुत सस्ती भी होती है। उत्तर प्रदेश सहित पूर्वी भारत के अनेक जिलों में पीएनजी कनेक्शन देने का काम तेजी से चल रहा है। पहले चरण में यूपी के 50 से ज्यादा जिलों में लगभग 21 लाख घरों को इससे जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इसी प्रकार सीएनजी आधारित यातायात के लिए बड़े स्तर पर प्रयास किए जा रहा है। भाइयों और बहनों, जब सपने बड़े होते हैं तो उनको पाने के प्रयास भी उतने ही बड़े होने चाहिए। आज विश्व बायोफ्यूल दिवस पर हमें अपने लक्ष्यों को फिर याद करना है। अभी हमने एक छोटी सी फिल्म भी देखी कि बायोफ्यूल के क्षेत्र में क्या काम हो रहा है। बायोफ्यूल एक स्वच्छ ईंधन मात्र नहीं है, बल्कि ये ईंधन में आत्मनिर्भरता के इंजन को, देश के विकास इंजन को, गांव के विकास इंजन को गति देने का भी एक माध्यम है। बायोफ्यूल एक ऐसी ऊर्जा है जो हम घर और खेत के कचरे से, पौधों से, खराब सड़े हुए अनाज से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही एक बायोफ्यूल इथेनॉल पर
देश बहुत बड़े लक्ष्यों के साथ काम कर रहा है। बीते 6-7 सालों में हम पेट्रोल में 10% ब्लेंडिंग के लक्ष्य के बहुत निकट पहुंच चुके हैं। आने वाले 4-5 साल में हम 20% ब्लेंडिंग के लक्ष्य को हासिल करने की तरफ बढ़ रहे हैं। लक्ष्य देश में ऐसी गाड़ियों के निर्माण का भी है जो 100% इथेनॉल से ही चलेगी। साथियों, इथेनॉल से आना जाना भी सस्ता होगा, पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा लाभ हमारे किसानों को होगा, हमारे नौजवानों को होगा। इसमें भी विशेष रूप से यूपी के किसानों नौजवानों को बहुत लाभ होगा। गन्ने से जब इथेनॉल बनाने का विकल्प मिलेगा तो गन्ना किसानों को पैसा भी ज्यादा मिलेगा और समय पर मिलेगा। पिछले साल ही यूपी में इथेनॉल उत्पादकों से 7,000 करोड़ रुपए का इथेनॉल खरीदा गया है। बीते सालों में इथेनॉल से जुड़ी, बायोफ्यूल से जुड़ी अनेक इकाइयां यूपी में बनाई गई हैं। गन्ने के अवशेष से कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने के लिए यूपी के 70 जिलों सीबीजी प्लांट बनाने की प्रक्रिया चल रही है। अब तो कृषि अवशेष से, पराली से बायोफ्यूल बनाने के लिए 3 बड़े कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। इनमें 2 यूपी के बदायूं और गोरखपुर में और एक पंजाब के भटिंडा में बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से किसानों को कचरे का भी दाम मिलेगा, हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा और पर्यावरण की भी रक्षा होगी। साथियों, इसी प्रकार एक दूसरी महत्वपूर्ण योजना है गोबर्धन योजना। ये योजना गोबर से बायोगैस बनाने को प्रोत्साहन देती है। इससे गांवों में स्वच्छता भी आएगी और ऐसे पशु जो डेयरी सेक्टर के लिए उपयोगी नहीं है, जो दूध नहीं देते हैं, वो भी कमाई करके देंगे। योगी जी की सरकार ने अनेक गौशालाओं का भी निर्माण किया है। ये गायों और दूसरे गौवंश की देखभाल और किसानों की फसल की सुरक्षा के लिए अहम प्रयास है। साथियों, अब देश मूल सुविधाओं की पूर्ति में बेहतर जीवन के सपने को पूरा करने की तरफ बढ़ रहा है। आने वाले 25 साल में इस सामर्थ्य को हमें कई गुना बढ़ाना है। समर्थ और सक्षम भारत के इस संकल्प को हमें मिलकर सिद्ध करना है। इसमें बहनों की विशेष भूमिका होने वाली है। मैं उज्ज्वला की सभी लाभार्थी बहनों को फिर से शुभकामनाएं देता हूं और रक्षाबंधन के इस पावन त्योहार के पूर्व माताओं बहनों की ये सेवा करने का अवसर मिला। मैं अपने आप को धन्य अनुभव करता हूं। आपके आशीर्वाद हमेशा बने रहें ताकि हम एक नई ऊर्जा के साथ मां भारती की सेवा के लिए, 130 करोड़ देशवासियों की सेवा के लिए, गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, पिछड़े सबकी सेवा के लिए जी जान से जुटे रहें। इसी कामना के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज कर दी गई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।